गाइस, दिस इज सी ए आंचल जैन। आज हम स्टार्ट करेंगे सी ए इंटर का पेपर नंबर 6 दैट इज ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, उसकी सीरीज़ का पार्ट 1। सो देखिए आपके सामने इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, हम इंस्टीट्यूट के मटेरियल को ही रेफ़र करेंगे। सो आ जाइए, आप लोग भी ओपन अप कर लीजिए। तो दिस इज़ वी विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में इंस्टीट्यूट ने पहले बताया हुआ है अबाउट द नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट। उसके अंदर इंस्टीट्यूट ने आपको ब्रीफ अप किया है अबाउट द ऑडिट का क्या मतलब होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या स्कोप है, एस्पेक्ट्स, एडवांटेजेस, लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ ऑडिट, एथिकल रिक्वायरमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन। लेट्स मूव फर्दर। अभी यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है सबसे पहले ये जानना कि ऑडिट का मतलब क्या है। हम जो ऑडिट करते हैं उसका क्या मतलब है बेसिकली। सो ऑडिट का डेफिनेशन है, अगर हम बेसिक डेफिनेशन देखें तो ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट and irrespective of its size and legal form when such examination is conducted with the view to express and opinion। अब एकदम प्लेन रीडिंग करके ये समझ में नहीं आएगा, तो हम देखते हैं इसके कितने, 3 इंस्टीट्यूट ने इसके 3 पार्ट्स किए हैं। 3 पार्ट्स में हम समझते हैं कि कैसे कैसे इसे याद कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं द एनालिसिस। सबसे पहले पार्ट है ऑडिट क्या होता है। ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है, पर किस चीज़ का? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। आप साथ साथ कीवर्ड ज़रूर मार्क करते रहें, क्योंकि इससे फिर आपको लास्ट मूवमेंट में जल्दी से रिवाइज करने में हेल्प होगी। तो ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में आपकी आ जाती हैं जर्नल एंट्रीज आ जाती हैं, फिर आपके बुक्स आ जाती हैं, बुक्स के जो भी पार्ट आप बनाते हैं, फिर आपका कैश बुक आ जाती है अगर आप कैश सिस्टम फॉलो करते हैं। तो जितनी भी चीज़ें आप फॉलो करते हैं जिसमें जर्नल एंट्रीज हैं, लेजर्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वो सब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का पार्ट है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर दी है। अच्छा, सेकंड, अब वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी एंटिटी की हो सकती है। दैट एंटिटी मे बी प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इर्रिस्पेक्टिव उसका क्या साइज़ है, क्या फॉर्म है, ऐसा नहीं होता। तो चाहे छोटा हो बड़ा हो, लीगल फॉर्म हो या कोई डिफरेंट फॉर्म हो, प्रॉफिट मेकिंग हो या नहीं हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑडिट ऑफ लिस्टेड कंपनीज, लिस्टेड बिजनेसेस, या फिर अदर हैंड ऑडिट ऑफ एनजीओ, तो किसी का भी ऑडिट कर सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव, बेसिकली ऑर्डर का क्या ऑब्जेक्टिव है, हम पूरे के पूरे सब्जेक्ट में यही देखने वाले हैं कि हम ऑडिट क्यों करते हैं, ऑडिट कैसे करेंगे, ऑडिट किन किन चीज़ों को करेंगे और क्या मकसद है। तो हमें हमेशा याद रखना है, बीइंग ऑडिटर, ऑडिटर का मकसद होता है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ से डिराइव हुई हैं, इन्हीं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ये डिराइव हुई हैं। ओके, सो आप 3 पॉइंट्स में इनको कवर कर सकते हैं। जैसे अगर आप इसका एनालिसिस देखेंगे कि ऑडिटिंग क्या होता है, तो इसके साथ साथ आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं कि ऑडिटिंग क्या है। तो ये फ्लो चार्ट्स भी आप अपनी एक समरी नोटबुक बनाते रहें और ये साथ साथ लिखते रहें, क्योंकि फिर बाद में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले आप देखें इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा पार्ट क्या है, किसी का भी हो सकता है, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट एंटिटी, उसमें से किसी का भी पार्ट हो सकता है, ठीक है। दूसरा, थर्ड पार्ट एंड द लास्ट पार्ट, आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव टू एक्सप्रेस, हाँ, ओपिनियन देनी होती है आपको, हाँ, ऑन किस पे देनी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे देनी होती है, ठीक है। तो बेसिकली आप इन 4 से ये ज़रूर अपने उसमें बना लें, जिसमें ये कीवर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं पेपर में लिखने के लिए। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है देखते हैं। आगे इन्होंने बोला, अ पर्सन कंडक्टिंग द टास्क should take care to ensure that financial statement would not mislead anybody, कि financial statement किसी को भी mislead ना करे। उसके लिए this he can do honestly, ये चीज़ वो जो चेक करेगा वो honestly करेगा by satisfying himself, अपने आप को किन्हीं चीज़ों से satisfy करेगा। तो ये कुछ आपके पास 6 पॉइंट्स हैं, वो किन किन चीज़ों से अपने आप को satisfy करेगा, तभी ये बोलेगा कि financial statement सही है।
पहला पॉइंट, अकाउंट्स हैव बीन ड्रॉन अप मतलब बनाए गए हैं विद रेफरेंस टू द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो साथ साथ कीवर्ड मार्क करते रहें कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से बनाए हैं। दूसरा, एंट्रीज इन द बुक्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस होने चाहिए, कि जितनी भी आपकी एंट्रीज हैं वो बुक्स में प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड होनी चाहिए। कोई भी ऐसी एंट्री ना हो, नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स हैव बीन ओमिटेड, कोई भी एंट्रीज ओमिट ना हुई हो इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन, एंड नथिंग विच इज़ नॉट इन द बुक्स हैव फाउंड प्लेस इन दिस, कि कोई है नहीं बुक्स के अंदर पर आपको स्टेटमेंट्स में मिल रही है। तो ये चीज़ भी गलत है कि आपको जर्नल एंट्रीज अगर हम देखें तो जर्नल एंट्रीज में तो वो है नहीं, पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब P&L में है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, ये प्रोसेस तो हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ देखनी है ऑडिटर को देखना है इन्फॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो क्लियर और अनएम्बिगुअस होने चाहिए, एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा है द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अमाउंट्स आर प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब, डिस्क्लोज इन कन्फर्मिटी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने जो किताबें बनाई हैं वो प्रॉपर्ली क्लासीफाई होनी चाहिए, डिस्क्राइब्ड होनी चाहिए, डिस्क्लोज होनी चाहिए इन कन्फर्मिटी विद स्टैंडर्ड्स। आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का खास ख्याल रखना है कि वो उसी हिसाब से बनी होनी चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स प्रेजेंट आर ट्रू एंड फेयर पिक्चर। आप जो भी अपनी किताबें बनाएं वो ट्रू एंड फेयर हिसाब से ही बनाएं, जो कि आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन्हें एक ट्रू एंड फेयर व्यू मिले, जिससे वो ये कह सकें हाँ कंपनी में जो भी आपके बिजनेस में काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है, ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ ऑपरेशनल रिजल्ट एंड ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। ओके, तो इन्हीं पॉइंट्स के रेफरेंस के हिसाब से हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी आप लोगों को। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल क्या बोलता है देखो, वाइल ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ टैलेंटेड एंड एफिशिएंट लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अगर हम उनकी बुक्स ऑडिट करें, ऑडिटर ऑफ द अबव मेंशन्ड कंपनी ऑब्जर्व्ड दैट द रिपेयर, ये वाला पॉइंट देखिए, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ दिस एंड पावर एंड फ्यूल ऑफ दिस वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अभी तक रिकॉर्ड नहीं करे हैं। हाउएवर दे वर अपीयरिंग, दिखाई दे रहे हैं स्टेटमेंट्स में। याद है ना, हमें अभी पॉइंट पढ़ा था ये वाला, नथिंग इज़ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन फाउंड इन द स्टेटमेंट्स, कि आपको दिख तो कुछ रहा नहीं है जनरल एंट्रीज में, पर बाद में जाकर उसमें स्टेटमेंट्स में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आपने बुक्स में एंट्री ना की हो और आपकी स्टेटमेंट्स में दिख रहा हो, वही लिखा हुआ है। हाउएवर दे वर अपीयरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज P&L अकाउंट ऑफ द अबव मेंशन्ड कंपनी। After such observation, the auditor of this came to the conclusion that the financial statement are not presenting true, क्योंकि इसी बात को चेक किया उसने और इस बात से वो इस कंक्लूजन पे पहुंचा। ये आपकी कंक्लूजन उसने ड्रॉ कर ली ना, हाँ, तो इस कंक्लूजन पे वो पहुंचा कि वो ट्रू एंड फेयर पिक्चर नहीं शो कर रहा। ठीक है ना, So picture of, they are not showing true and fair picture of the operational result of this for the financial year this. ठीक है, okay. Let's move on to the next topic. Next topic is the objective of audit. Okay, इतना तो आपको समझ में आ ही गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट एक साथ कि ऑडिट का क्या मतलब बताया था मैंने आपको। ऑडिट का मतलब होता है कि इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है ना, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होती है, प्रॉफिट मेकिंग की हो या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग की हो, पर इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की होती है। और तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट इज टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो इस बेसिस पे होगा। नेक्स्ट आ गया ऑब्जेक्टिव, और बेसिकली ऑडिट का ऑब्जेक्टिव होता क्या है, वो सही सही वर्ड्स में इन्होंने यहाँ पे बताया। ध्यान से देखिए, एज पर ऐसे 200, एक ऐसे आएगा अभी आगे जब हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ऑडिटिंग में, ये स्टैंडर्ड ऐसे मतलब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200। क्या नाम है इसका, नाम देखिए आपको इसमें कॉमर्स के अंदर दिखा है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। इंडिपेंडेंट ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, इन कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर, क्या क्या है, पहला, टू ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस, इस बात की अश्योरेंस लेना कि हाँ भाई क्या, वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मतलब पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी की पूरी एज अ होल फ्री है फ्रॉम एनी मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो अगर आप मटीरियल मिसस्टेटमेंट का मतलब समझेंगे, मटीरियल एक वर्ड है मटीरियल और एक है मिसस्टेटमेंट। ठीक है,
तो मटेरियल का मतलब हो गया कि चलो भाई कोई इंपॉर्टेंट बात हो रही है, ठीक है। और मिसस्टेटमेंट का मतलब हो गया गलती, कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट गलती। अब आप खुद ही सोच लीजिए मटेरियल मिसस्टेटमेंट कि इतनी मिसस्टेटमेंट मतलब कोई गलती, कुछ चीज़ों को छुपाना या गलत जाहिर करना, है ना, हाइड कर लेना। तो कोई ऐसी इंपॉर्टेंट गलती जो नहीं होनी चाहिए। तो उसने वही चीज़ लिखी है, फाइनेंशियल टू ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, मतलब पूरी तरीके से कंप्लीट, कुछ छूटा ना हो उसमें। तो कंप्लीट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड, चाहे वो फ्रॉड की वजह से मिसस्टेटमेंट हो या एरर की वजह से, वो वेदर लिखा है कि जो भी मिसस्टेटमेंट्स आई हों वो वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, देयर बाय एनेबलिंग द ऑडिटर, आपको हेल्प करेगी ऑडिटर को कि आप क्या कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें एन ओपिनियन ऑन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, कि बनाई गई हैं किसमें, इन ऑल द मटीरियल रिस्पेक्ट, मतलब जिस रिस्पेक्ट में बनानी चाहिए उसी रिस्पेक्ट में बनाई गई हैं, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। कि आपने अब तो हमने यहाँ तक तो जनरल स्टेटमेंट लिख दी थी, ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट, फिर उसको स्पेसिफाई किया इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF। FRF में क्या है, पहला वर्ड फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब जो हम किताबें बना रहे हैं, पैसों का लेना देना। रिपोर्टिंग का मतलब उसको रिपोर्ट करना, फ्रेमवर्क मतलब एक तरीका। तो फाइनेंशियल, फाइनेंस को रिपोर्ट करने का एक ऐसा तरीका, तो FRF के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट तो आपने देख लिया कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन कर सके। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि टू रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिपोर्ट करे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और इस बात को कम्युनिकेट करे एज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड बोलता है करनी है तो करेगा, नहीं बोलता है तो नहीं करेगा, इन अकॉर्डेंस विद द ऑडिटर्स फाइंडिंग, जो भी उसको फाइंडिंग्स मिलती हैं। तो अगर आप नीचे आओगे ना तो नीचे आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें ऑलरेडी समरी बनी हुई है। तो इस समरी को आप कवर करते हैं। देखो क्या था, सबसे पहला टू ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, आपको रीजनेबल अश्योरेंस लेनी है, पर किस चीज़ के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, कि वो पूरी तरीके से फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। तो इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर होली, टोटली, कंप्लीटली आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। फिर हमने तीसरा कहा था कि हाँ यार, अगर आपको सब कुछ देखना है और ऑब्टेन करने के बाद रिपोर्टिंग करनी है, टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि किस बात पे रिपोर्ट करनी है, जो भी आपको मिला, किसको करनी है, अगर स्टैंडर्ड्स कहते हैं तो उसके हिसाब से आपको कम्युनिकेट करना है। पर कम्युनिकेट किसको करोगे, जाहिर सी बात है स्टेक होल्डर्स को करोगे। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, आपके शेयर होल्डर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, वर्कर्स हो गए, कुछ भी है ना, जिनको आपकी कंपनी से लेना देना है। तो बेसिकली आपने पहला पॉइंट देख लिया, टू ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस। सेकंड, टू इंश्योर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपने आप में बिल्कुल कंप्लीटली फ्री होनी चाहिए, किससे, गलतियों से। गलतियों को कैसे लिखेंगे, मटीरियल मिसस्टेटमेंट, क्योंकि छोटी मोटी गलतियाँ कोई बात नहीं, फिर भी ठीक हो सकती हैं या नज़रअंदाज हो सकती हैं, पर बड़ी मिस्टेक्स नहीं हो सकती। तो इसलिए मिस्टेक फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। एंड थर्ड पॉइंट है टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आप रिपोर्टिंग करके बताएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और अगर स्टैंडर्ड कहता है तो उस हिसाब से कम्युनिकेट करें, ठीक है। चलो इसका भी आप एग्जाम्पल देख लो एक बारी, दूसरे कलर से करते हैं इसको। तो हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं ये एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2, वाइल ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट एंड केपेबल लिमिटेड, एक कंपनी है, फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस, मिस्टर जेड, कौन है, द ऑडिटर ऑफ द अबव मेंशन्ड कंपनी, एक्सप्लेन्ड टू न्यू ऑडिट टीम मेंबर्स, मतलब उनके जो टीम मेंबर्स थे उन्होंने उनको क्या एक्सप्लेन किया, अबाउट द ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया, फॉर विच द ऑडिट ऑफ द कंपनी इज कंडक्टेड, ठीक है। तो इस बारे में बताया कि ऑडिट क्यों करी जा रही है अपने टीम मेंबर्स को। वाइल गोइंग थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे कंपनी का, ऑडिट टीम ने ऑब्जर्व करा दैट देयर वर मेनी एरर्स इन द हेड्स एक्सपेंसेस, मतलब आपका ये हेड कॉलम था, कौन सा हेड कॉलम, एक्सपेंसेस कॉलम,
जब आप एक्सपेंसिव साइड देखते हैं तो यहाँ सारे हेड से P&L की साइड जो होती है खर्चों की वाली, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ी थी इन द हेड्स ऑफ दिस विच वर मटीरियल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, मटीरियल मतलब ज़रूरी थे, एंड ऑल्सो रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के 13 कंपनीज एक्ट 2013 की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, वर नॉट कंप्लाइड विथ, कि उसको कंप्लाई नहीं किया। पहली बात तो जो एरर उनको मिला वो मटेरियल मिला, एक पॉइंट तो ये गलती हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट थी कुछ कंपनीज एक्ट की, वो भी उन्होंने फुलफिल नहीं करी, दो। तो आपको इस वक्त 2 गलतियां मिल चुकी हैं, और एक ऐसे आइटम की जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन ऑडिट टीम डिस्कस द मैटर विद मिस्टर जेड, जो असली ऑडिटर थे, ठीक है ना, जो असली ऑडिटर थे, with regard to different and capable limited, he came to the conclusion, उन्होंने ये conclusion निकाला that the auditors did not obtain reasonable assurance and were unable to express an opinion on the financial statement। ध्यान से देखिए, आप कोई काम करते हैं तो उसके बारे में ये बोलेंगे कि हाँ हमने ये काम किया और उसमें हमें ये मिला, पर सपोजिंगली कोई चीज़ है जो आपसे छुपाई गई है या बताई नहीं गई है, कंप्लाई नहीं हुई, तो अगर हम ऐसे बोलें कि कोई चीज़ का कंप्लायंस नहीं किया या कोई चीज़ें हैं जो बड़ी बड़ी गलतियां करी गई हैं, तो हम यही तो बोलेंगे कि हम लोगों को कंपनी ने वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाए या फिर हम उनके ऊपर रीजनेबल अश्योरेंस नहीं ले पाए एज ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, और एविडेंस नहीं थे हमारे पास। सो इस वजह से वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई आपके लिए, है ना। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन हो गई कि उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि टू ऑब्टेन, देख क्या कंक्लूजन है कि वी डिड नॉट ऑब्टेन द रीजनेबल अश्योरेंस, हमें रीजनेबल अश्योरेंस नहीं मिल पाई क्योंकि हमें वो एविडेंस ही नहीं मिला, तो हम रीजनेबल अश्योरेंस कैसे दे दें अपनी तरफ से, झूठ झूठ थोड़ी बोल सकते हैं। एंड वर अनेबल, और हम लोग अनेबल हैं, नाकामयाब रहे, मतलब हम कह नहीं सकते कुछ, टू एक्सप्रेस एंड ओपिनियन, अपनी ओपिनियन नहीं दे सकते ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि जिस चीज़ को हम प्रॉपरली चेक कर नहीं पाए क्योंकि हमारे पास पूरा प्रॉपर एविडेंस नहीं थे, उस प्रॉपर एविडेंस के रिगार्ड में हम अश्योरेंस नहीं दे पाए, तो हम ओपिनियन कैसे दे दें। इसीलिए हम बोलते हैं वी आर अनेबल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन। ओके, तो अभी तक आपने ऑब्जेक्टिव में 4 चीज़ें याद कर ली, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि रीजनेबल अश्योरेंस लेना होता है इंपॉर्टेंट, इंश्योर करना होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट होता है कि रिपोर्टिंग करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और चौथा पॉइंट होता है कि हम कम्युनिकेट करें अगर ऐसे की रिक्वायरमेंट है तो। ओके, नेक्स्ट।